हेलो एंड वेलकम टू हमारा पॉडकास्ट में जहां हम बात करते हैं बॉडी हेल्थ और साइंस की बिल्कुल देसी अंदाज में। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन या फैमिली में किसी डिसेबल्ड पेशेंट के साथ डील करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाई मूवमेंट इन डिसेबल्ड पेशेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इंडिविजुअल्स। मतलब नॉर्मल इंसान का चलना, उठना, बैठना और मूवमेंट क्यों अलग होता है डिसेबल्ड या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स से। आज हम समझेंगे बायोमैकेनिक्स, ब्रेन बॉडी कनेक्शन और कॉमन कंडीशंस जैसे स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी, पार्किंसंस और एम्पुटेशन। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल बिगिनर लेवल पे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल लोग का मूवमेंट कैसा होता है। जब हम चलते हैं तो हमारा ब्रेन, मसल्स, जॉइंट्स और नर्व्स एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं। गेट साइकिल बोलते हैं इसको। एक स्टेप में हील टच होता है, फिर बॉडी आगे बढ़ती है, टो ऑफ होता है और स्विंग फेस में लेग आगे जाता है। वॉकिंग स्पीड नॉर्मल अडल्ट्स में अराउंड 1.2 टू 1.4 मीटर पर सेकेंड होती है। स्टेप लेंथ अच्छा होता है, आर्म्स नेचुरली स्विंग करते हैं बैलेंस के लिए और एनर्जी एफिशिएंट होती है, मतलब कम थकावट। ब्रेन से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जॉइंट्स बेंड एक्सटेंड करते हैं। बैलेंस के लिए सेरिबेलम और इनर ईयर का रोल बहुत बड़ा है, जिसका रिजल्ट है स्मूथ, सिमेट्रिकल और एनर्जी सेविंग वॉकिंग। लेकिन जब कोई डिसेबिलिटी या न्यूरोलॉजिकल इशू होता है तो ये सब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। मूवमेंट कंपनसेटरी बन जाता है, बॉडी अपने आप एडजस्ट करती है, लेकिन वो नॉर्मल जैसी नहीं दिखती। अब असली सवाल है, डिफरेंसेस क्यों आते हैं? तो पहला है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ब्रेन या नर्व डैमेज। स्ट्रोक में एक तरफ पैरालिसिस होती है जिसे हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। अफेक्टेड लेग स्टिफ हो जाती है, फुट ड्रॉप आ जाता है, मतलब टो जमीन से प्रॉपरली नहीं उठ पाता। इसलिए पेशेंट सरकमडक्शन गेट यूज करता है, लेग को गोल गोल घुमा के आगे लाता है। आर्म स्विंग भी अफेक्टेड साइड पे कम हो जाती है। सेरिब्रल पाल्सी में स्पास्टिसिटी होती है, मसल्स टाइट रहती हैं। डायप्लेजिक वाले बच्चों में सीजरिंग गेट देखा जाता है, नीज एक दूसरे से टकराती हैं। अपर मोटर न्यूरॉन डैमेज की वजह से सेलेक्टिव कंट्रोल कम हो जाता है। पार्किंसंस में शफलिंग गेट होता है, जिसमें छोटे छोटे स्टेप्स, बैंड पोस्चर, आर्म स्विंग नहीं करते और इनिशिएशन मुश्किल होती है, फ्रीजिंग ऑफ गेट जिसे बोलते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया की वजह से मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। दूसरा, मस्कुलर और लोअर मोटर न्यूरॉन इश्यूज। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी में मसल वीकनेस होती हैं। वेडलिंग गेट आ सकता है, जैसे डक चल रहा हो, क्योंकि हिप मसल्स वीक होते हैं। तीसरा, एम्पुटेशन या प्रोस्थेटिक लिम्ब। एक लेग कट होने पे प्रोस्थेटिक लेग यूज करते हैं। नॉर्मल लिम्ब से अलग होता है क्योंकि प्रोस्थेटिक में नेचुरल जॉइंट फील नहीं होता। एनर्जी ज़्यादा लगती है, प्रोस्थेटिक साइड पे लोडिंग कम होती है और नॉन प्रोस्थेटिक साइड ज़्यादा काम करती है। स्टेप लेंथ और स्पीड दोनों अफेक्टेड होती हैं। चौथा, बायोमैकेनिकल चेंजेस। स्टडीज से पता चलता है कि डिसेबल्ड पेशेंट्स में वॉकिंग स्पीड स्लो होती है, स्टेप लेंथ छोटा होता है, एनर्जी कंजप्शन डबल हो सकता है नॉर्मल से। जॉइंट एंगल्स चेंज, जैसे नी फ्लेक्शन कम, एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन अफेक्टेड। बैलेंस इश्यूज की वजह से बेस ऑफ सपोर्ट वाइड हो जाता है, वेरिएबिलिटी बढ़ जाती है, हर स्टेप अलग फील होता है। बॉडी इनवेरिएंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन अलग अलग मसल्स कंपनसेट करते हैं। जैसे सीपी में पेल्विक टिल्ट ज़्यादा होता है,
या स्ट्रोक में अनअफेक्टेड साइड ज्यादा पावर जनरेट करती है। सोचें, अगर आपका पेशेंट स्ट्रोक के बाद चल रहा है और लेग घुमा के लेकर जा रहा है, तो वो डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नी या बैक पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ सकता है। ये हैं कुछ फेमस एबनॉर्मल गेट्स। हेमिप्लेजिक गेट, एक तरफ वीक, लेग स्टिफ और सरकमडक्शन। स्पास्टिक डायप्लेजिक, सीजरिंग, टो वॉकिंग कॉमन इन सीपी। पार्किंसंस, फैसिनेटिंग या शफलिंग, छोटे स्टेप्स, फॉरवर्ड लीन। अटैक्सिक गेट, वाइड बेस, अनस्टेडी, सेरिबेलम प्रॉब्लम। ट्रेडनबर्ग गेट, हिप वीकनेस में पेल्विस ड्रॉप होता है एक तरफ। स्टेपेज गेट, फुट ड्रॉप में नी ज़्यादा उठा के चलता है। इन सब में कॉमन है स्लोअर स्पीड, हायर एनर्जी कॉस्ट और एसिमेट्रिक, एक तरफ अलग दूसरी तरफ अलग। नॉर्मल लोगों में गेट सिमेट्रिकल और स्मूथ होता है। गेट एनालिसिस लैब्स में कैमरास और सेंसर्स से मेजर करते हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें एंगल्स, काइनेटिक्स जिसमें फोर्सेस, और ईएमजी जिसमें मसल एक्टिविटी। ये बताता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, हेल्प भी करना है। फिजियोथेरेपी, गेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, बैलेंस वर्क पे काम करती है। स्ट्रोक के बाद कंस्ट्रेन इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी हेल्पफुल होती है। असिस्टिव डिवाइसेस, वॉकर, केन, एएफओ फॉर फुट ड्रॉप। रिहैब फोकस, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना, कंपनसेटरी पैटर्न्स को सही डायरेक्शन में यूज करना। फॉर सीपी किड्स, अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, नॉर्मल पैटर्न्स डेवलप करने में मदद करता है। पार्किंसंस, क्यूइंग टेक्निक्स, म्यूजिक या लेजर पॉइंटर से स्टेप्स इंप्रूव होते हैं। याद रखें, डिसेबल्ड पेशेंट्स का मूवमेंट एबनॉर्मल नहीं है, वो उनकी बॉडी का बेस्ट पॉसिबल अडेप्टेशन है। हमारा गोल है उसको ऑप्टिमाइज करना ताकि लाइफ बेटर हो। तो आज हमने देखा कि नॉर्मल और डिसेबल्ड मूवमेंट में फर्क ब्रेन, मसल्स, नर्व्स और बायोमैकेनिक्स की वजह से आता है। स्लो स्पीड, डिफरेंट जॉइंट एंगल्स, ज़्यादा एनर्जी, ये सब कॉमन है, लेकिन सही रिहैब से बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अगर आप या आपका कोई फैमिली मेंबर इससे गुजर रहा है तो कमेंट में बताएं, हम नेक्स्ट एपिसोड में और डिटेल्स कवर कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।